जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे, टॉपिक है पानीपत का तटीय युद्ध, द थर्ड वार ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इससे पूछे जाए और पूछे जाते भी हैं। एग्जाम पॉइंट से उसको हाईलाइट कीजिएगा। कुछ पॉइंट हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आगे आने वाली परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध, इससे पहले पानीपत के 2 युद्ध हो चुके हैं। रिमाइंड कीजिएगा, पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच 1556 में, तीसरा 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। समझिएगा, तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इससे पहले मेरी प्राचीन भारत का इतिहास नाम की पुस्तक पब्लिश हो गई है। ये आपका ऑनलाइन स्टोर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। बुक्स लें, पढ़ें और अपने सुझाव दे सकते हैं। और जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। आइए बात करें पानीपत का तटीय युद्ध। इसमें बात करेंगे पृष्ठभूमि, युद्ध और फिर इसका परिणाम, क्या परिणाम हुआ पानीपत के तटीय युद्ध का। तो पहले पृष्ठभूमि समझिए। पृष्ठभूमि में समझिए, भारत पे पहला आक्रमण, भारत पे जो आक्रमण हुआ था, पहले नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। भारत को, इसका उद्देश्य भारत को लूटना था, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ, भारत को इसने लूटा। इसकी मृत्यु 1747 में हो जाती है। अफगान शासक था नादिर शाह। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली उसका उत्तराधिकारी होता है। तो नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी, युग का मोती उपाधि दी थी। तो अहमद शाह दुरानी हो या अहमद शाह अब्दाली हो, एक ही है, दुरानी उसकी उपाधि है। फिर इसने भारत पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण किया तो इसका सामना मराठा से होता है। क्यों होता है? क्योंकि मराठा की भी सैन्य शक्तियां बढ़ रही थी, इनका भी विस्तार हो रहा था। तो इस क्रम में इनका आमना सामना होना स्वाभाविक था। इनका आमना सामना होता है तो इसमें युद्ध होता है। कहाँ, किस मैदान में? पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। तो आइए, इसके बाद मराठा जो थे वो हिंदू पदशाही, मतलब हिंदू राज स्थापित करने पे लगे हुए थे। और ये अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का वायसराय नियुक्त किया था, बना रखा था। और इधर मराठों की सैन्य शक्तियां भी विस्तार हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। ये उत्तर भारत की ओर, मतलब मराठों की जो शक्ति थी वो दक्षिण भारत के शासक थे मराठा। लेकिन अब ये अपनी सैन्य शक्तियों का विस्तार करके उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो इस क्रम में इन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाकों पर अधिकार किया, गुजरात और मालवा पे अधिकार किया। देखिए, पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पे अधिकार किया। 1737 में दिल्ली के बाहरी इलाकों पर अधिकार किया। और इनका जो सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं जा पाए, बाहर के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार किया। पंजाब और सिंध तक इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। और जब ये पंजाब और सिंध तक अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई तो इनका सामना अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह से होता है, तैमूर शाह दुर्रानी से होता है। लाहौर से मराठों ने, लाहौर से अहमद शाह अब्दाली के बेटे जो वहाँ का वायसराय भी था तैमूर शाह दुर्रानी को हटाकर खदेड़ देते हैं और लाहौर पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो इस क्रम में अफगान का सामना, मराठों का सामना अफगान से होना है, अहमद शाह अब्दाली से होना है, अफगानी सेना से होना था, स्वाभाविक हो गया था। इसके बाद 27 वर्ष तक मुगल और मराठों के बीच युद्ध चलता रहा, 1680 से 1707 ईस्वी तक। इस क्रम में मुगल साम्राज्य जो था वो पतन के कगार पे था और मराठों की सैन्य शक्तियाँ तेजी से विस्तार कर रही थी। भैया बताया, पंजाब सिंध क्षेत्र तक, लाहौर तक पहुँच चुकी थी इनकी सैन्य शक्तियाँ, सिर्फ दिल्ली के केंद्र पर नहीं था। और इनका एक ये विचार भी था कि दिल्ली में मुगल शासक को हटाकर हिंदू राज्य स्थापित किया जाए और हिंदू में रघुनाथ राव को वहाँ का शासक बनाया जाए, राजा बनाया जाए। मुगल, मतलब दिल्ली से मुगलों को हटाकर हिंदू राज्य स्थापित किया जाए और रघुनाथ राव को राजा बनाया जाए, ये इनके मन में विचार था। तो इस क्रम में स्वाभाविक था कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से सामना होना था। क्योंकि इस क्रम में मराठों ने रुहेला सरदार नजमुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी युद्ध में पराजित किया। और ये लोग जाकर अब्दाली के साथ मिल गए। जाके जब ये लोग अब्दाली के साथ मिल गए तो एक सैन्य गठबंधन बना
जो मराठों का सामना करे। इस क्रम में दोनों का फिर पानीपत के मैदान में मराठा सेना और अफगान सेना का आमना सामना होता है। अफगान सेना में अहमद शाह अब्दाली का साथ रुहेला सरदार नजमुद्दौला देता है और अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ होते हैं। अहमद शाह अब्दाली की सेना का नेतृत्व रुहेला सरदार नजमुद्दौला कर रहा होता है। यहीं पे मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन बनाया, सेना टुकड़ी तैयार की और उस मराठा सेना का वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। सदाशिवराव भाऊ था उस मराठा सेना का वास्तविक सेनापति था। सेना तैयार हुई, सेना की टुकड़ी तैयार की गई किसके नेतृत्व में? विश्वासराव को, जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव का नाबालिग पुत्र था, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ को बनाया गया। इसके बाद मराठा सेना में मल्हारराव होलकर, सूरजमल और तुकोजी भाऊ सिंधिया, जसवंत राव, ये मराठा सेना के सेनापति थे, सेना का नेतृत्व कर सेना में शामिल थे। उस दोनों का फिर और जो मराठा सेना थी वो यूरोपीय ढंग से सुसज्जित थी। उस सेना का एक जो यूरोपीय ढंग से सुसज्जित थी सेना, उसमें पैदल और तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खान गर्दी कर रहा था। अब दोनों सेना का आमना सामना पानीपत के मैदान में 14 जनवरी 1761 को आमना सामना होता है। दोनों की सेना का आमना सामना होता है और सबसे पहला आक्रमण मराठा सेना करती है। अफगान सेना पर सबसे पहला युद्ध का प्रारंभ मराठा सेना करती है और पहला आक्रमण इब्राहिम खान रोहिला की पैदल सेना पर करता है। रोहिला सरदार नजमुद्दौला की पैदल सेना पर पहला हमला होता है। फिर दूसरा हमला सदाशिवराव के नेतृत्व में अफगान वजीर शाह वली खां के नेतृत्व में रोहिला सरदार नजमुद्दौला की तोपखाने और घुड़सवारों पर आक्रमण किया जाता है। फिर सदाशिवराव भाऊ तुकोजी सिंधिया के नेतृत्व में नजमुद्दौला पर आक्रमण करते हैं। दोनों की सेना में भीषण युद्ध होता है। भयंकर पानीपत के मैदान में भयंकर रक्तपात, भीषण युद्ध, बहुत घमासान भयंकर युद्ध होता है दोनों की सेना में, क्योंकि अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली इसकी जो घुड़सवार सेना थी, इसकी जो तोपें थी वो मराठा सेना की तोपें और घुड़सवारों से बहुत अच्छी थी, ये बताया गया है। कुशल और योग्य तोपची थे, घुड़सवार थे और उसकी तोपें बंदूकें बहुत अच्छी थी मराठा सेना के। इसमें युद्ध होता है दोनों की सेना में। युद्ध के दौरान मल्हारराव होलकर और सूरजमल युद्ध के बीच में ही मराठों का साथ छोड़कर चले जाते हैं, युद्ध मैदान से ही भाग जाते हैं। युद्ध के बीच में ही मराठा सरदारों का साथ छोड़कर मल्हारराव होलकर और सूरजमल भाग जाते हैं। कहा जाता है मराठा सेना के लगभग 60,000 के आसपास सैनिक थे और दोनों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है और इसमें बहुत मराठा सैनिक मारे जाते हैं। लगभग 28 से 30,000 सैनिक युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाते हैं, जिसमें से उसका पेशवा बालाजी बाजीराव का नाबालिग पुत्र विश्वासराव, जसवंत राव उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ और तुकोजी सिंधिया ये युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाते हैं। अनगिनत मराठा सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। लगभग 28 से 30,000 सैनिक इन सैनिकों के साथ पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव, तुकोजी सिंधिया के साथ अनगिनत मराठा सैनिक मारे जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। और ये मल्हारराव होलकर एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। मल्हारराव कौन? पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों का साथ छोड़कर युद्ध क्षेत्र में कौन भाग जाता है? मल्हारराव होलकर और सूरजमल, ये मराठों का साथ छोड़कर युद्ध के बीच में ही भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ पे पेशवा बाजीराव ने जो मराठा अफगानों का सामना करने के लिए जो सेना बनाई थी, उसका सेनापति तो ये विचार बना था कि मल्हारराव होलकर को सेनापति बनाया जाए, लेकिन सेनापति उसके चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ बना दिया जाता है। तो दोनों में मतभेद हो जाता है, तो ये पीछे हट जाते हैं। फिर इसके बाद जैन सरकार और क्या कहते हैं, इस पानीपत के युद्ध हो जाने के ठीक दूसरे दिन लगभग 40,000 जो बंदी बनाए जाते हैं, जो बंदी बनाए गए मराठा कैदियों को भी अब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली कत्लेआम कर देता है। और 2 लाख गैर लड़ाके जो तीर्थ यात्रा के पर निकले थे,
उनको भी मार दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसमें जैन सरकार ने लिखा है, यह बताया है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कोई ना कोई सगे संबंधी खोया ना हो। यहाँ तक कहा गया कि कोई ऐसा, तो पूरा महाराष्ट्र का कोई में इस पानीपत के तटीय युद्ध में महाराष्ट्र में कोई ऐसा मतलब परिवार ना होगा ही जिसने कोई ना कोई सगे संबंधी खोया ना हो। पूरा किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। इसके बाद पानीपत के तटीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अपनी आंखों से पानीपत का तटीय युद्ध देखा है, काशीराज पंडित है। एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, पानीपत का तीसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी या पानीपत का जो तटीय युद्ध था उसे अपनी आंखों से देखने वाला कौन? काशीराज पंडित थे। और इन्होंने लिखा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के लिए प्रलयकारी था, मराठों का पूरी तरह से विनाश हो गया था पानीपत के तटीय युद्ध में। और इसमें पेशवा बालाजी बाजीराव को मराठों की हार का समाचार एक व्यापारी से मिलता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की कोई गिनती नहीं। इस बात से, इस मैसेज के द्वारा बालाजी बाजीराव को पानीपत के तटीय युद्ध के बारे में मराठों की हार का समाचार प्राप्त होता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की कोई गिनती नहीं। भाई 2 मोती, उसका नाबालिग पुत्र विश्वासराव और चचेरा भाई सदाशिवराव भाव, ये विलीन हो गए, ये युद्ध में मारे जाते हैं। कि तोप का कहा जाता है कि तोप का गोला विश्वासराव के नाबालिग पुत्र विश्वासराव के सिर पे पड़ता है। युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाते हैं ये। इसका परिणाम समझिए। परिणाम यह था कि पानीपत के तटीय युद्ध से मराठों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। और कहा जाता है कि पानीपत के तटीय युद्ध में हिंदू राजा, राजपूत, सिख और जाटों ने मराठों का साथ नहीं दिया था, मराठों का साथ नहीं दिया था। यह भी कहा जाता है कि अगर सदाशिवराव की जगह मल्हारराव होलकर को सेनापति बनाया जाता तो शायद युद्ध जीतना तो संभव नहीं था, लेकिन युद्ध में इसमें अहमद शाह अब्दाली का भी काफी नुकसान होता, मतलब जीतना एक मुश्किल पड़ता अहमद शाह अब्दाली को अगर मल्हारराव होलकर सेनापति होते। ये कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि सदाशिवराव भाव की जगह अगर मल्हारराव होलकर को सेनापति बनाया जाता तो अहमद शाह अब्दाली को इतनी आसानी से युद्ध नहीं जीत पाते। युद्ध तो जीत जाते, क्योंकि बताया उसके घुड़सवार, उसके तोपची मराठा सैनिक उससे कुशल थे, योग्य थे। युद्ध तो जीतना स्वाभाविक था कि युद्ध वही जीतता, लेकिन इतनी आसानी से युद्ध नहीं जीतते अगर ये सेनापति होता। इसके बाद हिंदू राजा, राजपूत, सिख और जाटों ने मराठों का साथ नहीं दिया। मराठों का साथ केवल एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने दिया था। तो एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों का साथ किस मुगल वजीर ने दिया था? इमादुल मुल्क ने दिया था। पानीपत का तटीय युद्ध को प्रत्यक्षदर्शी कौन? काशीराज पंडित। पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों का युद्ध के बीच में मराठों का साथ छोड़कर कौन गया? मल्हारराव होलकर। पानीपत के तटीय युद्ध के वास्तविक सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाव। ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होंगे। पानीपत के तटीय युद्ध का जो मराठों की हार का समाचार जो था वो किससे मिला था? एक व्यापारी के माध्यम से मिला था। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की कोई गिनती नहीं। तो ये था आपका पानीपत का तटीय युद्ध। इसको नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।